चलिए स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके थे कि ओम का जो नियम होता है, ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है। हमने उस ओम्स लॉ की एक तो वेक्टर फॉर्म देख ली थी, यानी कि J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, और एक हमने स्केलर फॉर्म यानी कि अदिश रूप देख लिया था V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब कल जो हमारा डिस्कशन था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें कुछ टर्म्स आई थी। एक आया था हमारा रो, है ना, जिसको हमने बोला था रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। एक आया था हमारा सिग्मा, इसे हमने बोला था चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, और ये इसके फॉर्मूलाज थे। और एक फॉर्मूला हमारा ये आया था R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, R यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, हमने जब स्टार्ट करा था लेक्चर के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको फ्लो किस तरह से हो रहा है, तो हमने क्या देखा था, कंडक्टर के अंदर जो आयन है उनसे जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बार बार टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, हर्डल क्रिएट होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक चालक के अंदर गति कर रहा है, वो जब उन धनायनों से टकराएगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, और यह बाधा जो है क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो इस समीकरण में यानी कि ओम का जो लॉ है, इसके अंदर V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और ये जो टर्म है ये किसे डिनोट करती है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होगी, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखनी है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसमें जो भी हर्डल क्रिएट हो रहा है, उसका जो भी अपोज हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा। अब देखिए, अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि प्रतिरोध किस चीज पर डिपेंड करता है। तो जो भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो L के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि L जो है उसके समानुपाती होता है। यानी कि अगर आपके पास रो और A समान है और दो ऐसे वायर हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग है, जिनकी लेंथ अलग अलग है, तो जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड ये है कि R जो है वो 1 अपॉन A के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जैसे एक मान लीजिए क्रॉस सेक्शन इतना है, एक क्रॉस सेक्शन इतना है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किससे, इस रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो R के फॉर्मूला में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये रो क्या है। तो रो जो है वो क्या है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा पदार्थ आपने लिया है, रो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे लेट से आपके पास एक तो सिल्वर है, ठीक है, और एक मान लीजिए आपके पास कॉपर है। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर यानी कि चांदी और तांबे के अंदर कंपेयर करेंगे, तो अगर सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक बात याद रखेंगे, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, यानी कि सिल्वर की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे ज्यादा कम होती है। तो देखिए, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, रो जितना कम होगा, उतना वो क्या होगा, अच्छा चालक होगा। ठीक है, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब होगा क्या, रेजिस्टिविटी और एक और देखा है नीचे कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, 1 अपॉन रो है। तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी कम होगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि चालन करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि रो, अगर रो का वैल्यू कम होगा तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, यानी कि अच्छा चालक होगा, और रो की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बैड कंडक्टर होगा, यानी कि खराब चालक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कंपेयर करें तो सबसे कम रो किसका होगा, सबसे कम जो रो है वो सिल्वर का होगा। तो सिल्वर का जो सिग्मा है, यानी जो सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि रो तो सबसे कम किसका होगा, सिल्वर यानी कि चांदी का, और कंडक्टिविटी यानी कि चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी, चांदी की। तो अगर रो की वैल्यू ज्यादा हो, सॉरी सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होती है तो भी वो गुड कंडक्टर होता है, ए की
ही बात है, दोनों एक ही इक्वेशन से क्या है, ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो ये बातें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है इन सब के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस आर जो है इसकी यूनिट क्या होती है और ये सब बातें। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास आर का फॉर्मूला आता है V अपॉन आई। तो आर जो है ये हो गया, V की यूनिट हो गई वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और आई की यूनिट होती है एम्पियर यानी करंट। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आर उसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, इसकी यूनिट होगी ओम। ठीक है, ओम जो है वो किसकी यूनिट होगी, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की। तो हम देखते हैं इस रो की यूनिट क्या होगी, ये जो रो है, तो देखो ये रो किसके इक्वल हुआ, ये हुआ आर ए अपॉन एल। तो ये हुआ ओम, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर और ये हो गई मीटर। क्षेत्रफल है एरिया की मीटर स्क्वायर और एल लेंथ है तो मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो रो है वो किसके, रो की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर होगी। अभी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, फिर आती है सिग्मा। अब क्योंकि सिग्मा 1 अपॉन रो है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है एकदम बेसिक कि क्या चीजें होती है इन सब के अंदर, कि रो में मतलब आर के फॉर्मूले में रो, एल और ए किस तरह से आर को चेंज करते हैं। रो जो है, रो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल, और दूसरा है टेम्परेचर पर। तो अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा, लेकिन पहले तो आप ये याद रखेंगे कि किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं रो का, और जो रो का डिस्कशन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट किसके लिए होंगे, सिग्मा के लिए होंगे। तो हम दोनों का डिस्कशन एक साथ ही कर लेंगे। जहां रो कम होगा वहां सिग्मा बढ़ेगा, और जहां रो कम बढ़ेगा वहां सिग्मा कम होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रो के फॉर्मूला को देखें तो रो के फॉर्मूला में एक तो आ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब गौर से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन चाहे सिल्वर के अंदर हो, कॉपर में हो या वुड में हो, हर जगह इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। एक है ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, किसी भी मटेरियल में हो, सेम ही होता है। अब देखिए, अब यहाँ दो चीजें हैं, एक है एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये जो चीज है ना एन, ये डिपेंड करती है किस पर, मटेरियल पर, मटेरियल यानी कि पदार्थ पर। अब ये क्या है, ये एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें ज्यादा होंगे उनमें एन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, गौर सुनना, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनमें एन ज्यादा होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो उनका जो रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की, पदार्थ की, वो क्या होगी, कम होगी। तो एन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन है टॉ किस पर डिपेंड करता है, तो टॉ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जब हमने मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता की बात की थी तब भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो होने वाली टक्करें हैं इलेक्ट्रॉनों की आयनों के साथ वो तेज हो जाती है। गौर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन की जो टक्करें हैं वो आयनों के साथ फास्ट होगी, मतलब कम समय लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा ना तो टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, टाइम कम लगेगा, टॉ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए रो और टॉ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, टॉ की वैल्यू यानी कि विश्रांति का रिलैक्सेशन पीरियड कम होगा तो आपके रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट अपन उसके लिए बोल सकते हैं सिग्मा के लिए। तो सिग्मा के लिए एन की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट उसके लिए याद रखना है हमें। अब क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसमें, कंडक्टर्स में। जो भी चालक होते हैं उनमें जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो यही होगा कि ये जो चीज है यानी कि ये जो रो है ये किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमें पता है कि बढ़ाने पर बढ़े, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन उसके लिए रूल क्या है? तो देखो रूल क्या है, रूल ये है कि रिलेटिव चेंज, रूल याद रखेंगे आप कि रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि प्रतिरोधकता में अपेक्षित परिवर्तन समानुपाती होता है किसके? तापांतर के। ठीक है, ये रूल है, ये आपको नोट में सब कुछ मिलेगा। तो देखो हमने मान लिया कि पहले कोई भी टेम्परेचर था हमारा, ओके, ये हमारा रो नॉट है। रो नॉट जो है ना, कोई भी प्रारंभिक प्रतिरोधकता है, यानी कि इनिशियल रेजिस्टिविटी है, और ये कौन से टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर है ये? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब हमारा टेम्परेचर T2 जो है वो कोई भी T हो जाता है, 0 से इंक्रीज हो गया, 0 से बढ़ गया, ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहां हमारी रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? रो हो गई। तो अगर देखिए, अगर हम ये देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? T2 माइनस T1, और इसको अपन ने क्या बोल दिया? डेल्टा T। ठीक है, यहां से यहां का जो डिफरेंस, इसको अपन ने क्या बोल दिया? डेल्टा T। ये क्या हो गया? T माइनस 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रखिए T माइनस 0 को अपन डेल्टा T बोलते हैं। अब देखो, अब रिलेटिव चेंज क्या होता है? तो देखो चेंज कितना हुआ? रो माइनस रो नॉट, तो भाई यहां तो ये चेंज हुआ, और रिलेटिव चेंज के लिए क्या करते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। अपेक्षित परिवर्तन का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक मान। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो ये कह रहा है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू जो है ना, वो टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो अपेक्षित परिवर्तन है प्रतिरोधकता में, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा T के। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे, यहां ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहां ये अल्फा है, और ये आ गया डेल्टा T। अब अल्फा क्या है? अल्फा को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये है, नाम वापस बोल देता हूं, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक। और ये जो है हर एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और रो की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, तो देखो ये कैसा आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रो माइनस रो नॉट, और यहां मल्टीप्लाई करो तो ये आया रो नॉट अल्फा डेल्टा T। आप इसे इधर भेज दीजिए, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा T। तो देखिए रो का क्या फॉर्मूला आया? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब स्टेप देखिए, ये ऐसा रिजल्ट आप पहली बार नहीं पढ़ रहे। जब अपन ने ऊष्मीय प्रसार पढ़ा था, हम किसी भी चीज को गर्म करने पर किस तरह से उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन बढ़ते हैं, तो वो रिलेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इस तरह से जैसे तापमान बढ़ाने पर लंबाई का मान बढ़ता है, तो L इक्वल टू n नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, तापमान को बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ रही है, तो उसका भी जो रिलेशन है वो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T रहेगा। ठीक है, अब अगर हम ये रिजल्ट रो के लिए लिख सकते हैं, तो हम इसको R के लिए भी लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। यहां से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर आपको कोई दिया होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा, और फिर बोला जाएगा इतना टेम्परेचर चेंज करने पे नया R की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको यहाँ से इस चीज को फाइंड आउट करना होगा। तो ये बातें जो है ये क्या हो गई, इन सब की बेसिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए यहां तक आप इस चीज को समझिए। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी हुई, इसके आगे हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और चलिए स्टूडेंट, अब हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, हम ओम का जो नियम है, जो ओम्स लॉ है, वो अच्छे समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए, जो भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जो भी हमारे पास युक्तियां होती है, उनको हम ओम के लॉ के बेसिस पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है ओमिक डिवाइसेस यानी कि ओमिक युक्तियां, और दूसरा कहलाता है अनओमिक डिवाइसेस यानी कि अनओमिक युक्तियां। अब क्वेश्चन ये क्या होती है, तो देखो सीधी सी परिभाषा तो ये है कि
ओमिक जो डिवाइस होंगे ना, वो जो ओम्स लॉ होगा उसको फॉलो करेंगे, यानी कि जो ओमिक युक्तियां होगी ना वो ओम के नियम की पालना करेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये ओम के नियम की पालना कर रही है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ओमिक डिवाइसेस बोलेंगे, और ये ओम के नियम की पालना नहीं करेगी। ठीक है, अब ओम का नियम क्या कहता है, तो इसके लिए जो है हमेशा V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, और इनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I ऐसा होना जरूरी नहीं। ठीक है, तो ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात जिनमें V समानुपाती होता है I के, यानी कि डिवाइसेज विच फॉलोज ओम्स लॉ और इन फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओमिक डिवाइस बोलेंगे। अब जिनमें ऐसा नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, अनओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनके लिए अगर V और I का ग्राफ बनाया जाता है स्टूडेंट्स, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, इस तरह से एकदम सीधी सीधी सरल रेखा आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल है कंडक्टर, कंडक्टर वायर, यानी कि चालक तार। अब यहां पे आप क्या देखना, देखो चालक तार है तो सही, लेकिन देखो चालक तार यानी कंडक्टर वायर एक ओमिक डिवाइस होगा, लेकिन लो टेम्परेचर या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, मिड टेम्परेचर रेंज में जो कंडक्टर वायर होगा यानी कि जो चालक तार होगा वो ओमिक डिवाइस होगी। फिर कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध। क्वेश्चन ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, एक मिनट रुक जाइए। तो ये दो एग्जांपल हो गए किसके, ओमिक डिवाइसेस के। ठीक है, अब क्वेश्चन अनओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, तो अनओमिक डिवाइसेस तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो मैं एक के लिए ग्राफ बना देता हूं, देखो जैसे ये, ठीक है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ होता है डायोड का। ठीक है, डायोड एक डिवाइस होगा जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डायोड कैसी क्वांटिटी है, अनओमिक डिवाइस। ठीक है, ये V और ये I। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी अनओमिक डिवाइस है, अनओमिक युक्ति है। इसके अलावा जो भी वैक्यूम ट्यूब्स होती है, निर्वात नलियां होती है, वो भी सारी क्या होती है, अनओमिक होती है। तो लगभग सारे के सारे डिवाइसेज जो हैं अनओमिक है, यानी कि ओम के नियम की पालना करने वाले तो बहुत हैं, और जो है भी उनकी भी एक लिमिटेशन है कि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे। तो हमारे पास हमें बस ये क्लासिफिकेशन याद रखना है कि क्या ओमिक डिवाइसेज होते हैं और क्या जो है अनओमिक डिवाइसेज होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ कलर लिख रखा है, फिर नंबर, फिर मल्टीप्लाई, और फिर कुछ लिख रखा है टॉलरेंस यानी कि सहता। अब टॉलरेंस यानी सहता का मतलब आप ये समझते हो, ये समझ सकते हो कि इसमें कितनी एरर होगी, कितनी त्रुटि होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये क्या है। तो अभी जब हम ओमिक और अनओमिक डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे एक चीज आई थी कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध जो है वो कुछ इस तरह का होता है, मैं वहां पे बना देता हूं। देखिए कि कार्बन प्रतिरोध के अंदर ये इस तरह से एक बेलन लकड़ी का बना हुआ, ये मोस्टली लकड़ी का बना हुआ ये होता है। दो टर्मिनल होते हैं, इसमें 1, 2 और 3 कलर तो एक दूसरे के पास पास होते हैं, और एक कलर इन तीनों कलर से दूर होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपको नजर आता है। तो जो उस तरफ जो मैंने चीज बनाई है वो क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पे क्या है ना कि कुछ कुछ रंग दिए जाते हैं, इसको कुछ, ये भी कोई कलर होगा, ये भी कोई कलर होगा, ये भी कोई कलर होगा, ये भी कोई कलर होगा। तो इन चारों कलर से हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है जिसे हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो टेबल देखिए, टेबल है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। तो आप चाहे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, बेसिक रंगों के जो नाम है वो तो आपको इंग्लिश में भी याद ही होंगे। ठीक है, तो देखो इनको याद करने की ट्रिक भी जो होती है वो भी आपको याद रखनी है, लेकिन पहले आप ये समझ लेते हैं कि इनका नंबरिंग है कैसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर 0 से स्टार्ट होगा, सब एक एक का।
पहले ब्लैक तो 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट जो है वो 9 पे आएगा। फिर गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस का कोई भी नंबर लेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस का कोई भी नंबर लेंगे। फिर क्या आता है, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक आता है। तो जो नंबर होगा उसकी 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लायर हो जाएगी। जैसे ब्लैक का कलर है, ब्लैक का नंबर है 0, उसका मल्टीप्लायर होगा 10 टू द पावर 0, ब्राउन का 1 तो 10 टू द पावर 1, रेड का 2 तो 10 टू द पावर 2, ऐसे करते 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 हमारे पास यहां तक है 10 टू द पावर 9 तक। अब गोल्डन का जो मल्टीप्लायर वो 10 टू द पावर -1 होता है, सिल्वर का जो मल्टीप्लायर वो 10 टू द पावर -2 होता है। फिर लास्ट वाला जो है टॉलरेंस यानी कि सहायता, तो पहले जो 9 कलर है, पहले जो ये 10 कलर्स हैं, इन 10 कलर्स का कोई भी टॉलरेंस नहीं होता, ठीक है। टॉलरेंस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस का होता है। गोल्ड का टॉलरेंस है 5%, सिल्वर का है 10% और कलरलेस का है 20%। अब क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक क्या है, तो याद रखने की ट्रिक को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपको नोट्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे है, इनिशियल्स देखेंगे अपन पहले कलर्स के। तो देखो सबसे पहले है ब्लैक ब्राउन, तो इसको आप लिख दो BB, ठीक है, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। अब क्वेश्चन याद कैसे रखें, ब्लैक पहले आएगा, ब्राउन पहले आएगा, दोनों में B आ रहा है, तो आप याद रखो कि पहले आदमी के जो बाल हैं वो ब्लैक होते हैं, फिर एज बढ़ने के साथ साथ कैसे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तो पहले जो है बालों का जो रंग है वो ब्लैक होगा, फिर क्या होगा, ब्राउन होगा, तो ब्लैक ब्राउन। फिर देखो ब्लैक ब्राउन, फिर क्या आएगा, रेड ऑरेंज और येलो, तो देखो रेड ऑरेंज येलो, तो कोई एक आदमी का नाम हो गया BB रॉय, ठीक है। फिर देखो फिर है G, तो G से हम बनाएंगे ग्रेट, लेकिन ग्रेट की स्पेलिंग देखिए, सिर्फ G कैपिटल में लिख रखा है, बाकी सारे स्मॉल में लिख रखे हैं। तो जो स्मॉल में लिख रखे होते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं होता, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइन को याद करने में, ठीक है। तो BB रॉय ग्रेट। अब फिर है ये ब्लू, तो इस ब्लू का हो गया ब्रिटेन, ठीक है। तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन। अब ये V से हो जाएगा वेरी, तो आप फिर से समझ रहे हैं, सिर्फ इसी V का मतलब है, RITIN का कोई मतलब नहीं, तो वेरी में सिर्फ इस V का ही मतलब है, बाकी वालों में कोई मतलब नहीं है, तो वायलेट हो गया वेरी। तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी। अब इन दोनों से देखिए, ग्रे से हो जाएगा हमारा गुड, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक को हमें याद रखना होगा, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब यहां तक आपको याद होगा। अब देखो जो बड़े, अब याद ये भी याद रखना है कि कौन सा जो है लेटर का मतलब है, कौन से का मतलब नहीं है। तो जो सिर्फ कैपिटल में लिख रखे हैं इन्हीं का मतलब है, और उसके बाद क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन का यूज कैसे किया जाएगा, तो यहां पर आपके पास एक कलर होगा, कलर नंबर 1, फिर ये होगा कलर 2 और ये होगा कलर 3, और ये जो होगा ये होगा कलर 4। तो कलर जो 1 है, ठीक है, हम क्या लेंगे, देखो सबसे पहले कलर 1 का जो है नंबर उसको लिखेंगे, तो ये नंबर 1 आ जाएगा। कलर 1 जो है पहले कलर से हम क्या निकाल देंगे, नंबर 1। फिर इस नंबर के पास में क्या लिखेंगे, जो दूसरा कलर है उसका नंबर, यानी कि नंबर 2, यानी सेकंड नंबर पे जो अपना कलर है इसका कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर को हम यहां लिख देंगे। फिर इनटू हम क्या करेंगे, जो थर्ड कलर है उसका मल्टीप्लायर, ठीक है, ये क्या आएगा, मल्टीप्लायर आएगा थर्ड नंबर वाले का। फिर प्लस और माइनस लगाएंगे, और जो ये फोर्थ वाला होगा इसका क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे, किससे, फोर्थ वाले से, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आई होप समझ में आ जाएगा, बाकी वाला आपको नोट्स में एग्जांपल में ले जाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह से है, रेड, ब्लू, फिर ग्रीन, और फिर यहां पर है सिल्वर, ठीक है। तो सबसे देखो अब आप क्वेश्चन, आप जो कहां से स्टार्ट करें, तो सीधी सी बात है, हमेशा वहां से स्टार्ट की ना, 3 कलर एक साथ गुच्छे के अंदर, तो देखो यहाँ पे एक साथ जो है झुंड के अंदर एक साथ गुच्छे में है। तो सबसे पहले देखिए कौन आ रहा है, रेड, रेड का नंबर कितना है, 2, तो पहले आप क्या करिए, यहां लिख लीजिए 2, ठीक है। फिर कौन है, ब्लू, पहले का भी नंबर लेना है, दूसरे का भी नंबर, ब्लू, ब्लू का नंबर कितना है 6, तो यहां लिख लीजिए 6। अब इसमें लगाइए इनटू। थर्ड कौन है, ग्रीन, तो थर्ड वाले कलर से क्या लेते हैं, मल्टीप्लायर,
तो ग्रीन का मल्टीप्लाई कितना है 10 टू द पावर 5, तो इनटू क्या हो गया 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस, और लास्ट में क्या है सिल्वर। देखिए सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%, तो ये हो गया 10%। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसकी यूनिट लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे आप इसकी ओम। जो ये बना रखा है ये कार्बन रेजिस्टेंस है, इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल है 26 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 नंबर का, आधे नंबर का, कि आपको क्या है कलर कोडिंग दी जाती है, और कलर कोडिंग देके आपको बोला जाता है कि इस कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है रेजिस्टेंस और इन सब में जो है बेसिक बेसिक जितनी भी चीजें होती है वो हमारी कवर होती है। इसके आगे फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप फॉलो करते जाइए इन क्वेश्चंस को, यहाँ तक आपको नोट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्या करिए आप सॉल्व करिए, वरना आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और ये तो जो है पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला ही है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला है वहाँ से क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आता है। तो आप क्या करिए, जो नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं एटलीस्ट उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे।